विषय पढ़ाने जा रहे हैं वो है हिंदी, राजभाषा हिंदी। हिंदी में जो टॉपिक हम जो प्रकरण उठा रहे हैं वह प्रकरण कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों से संबंधित है। अर्थात इस प्रकरण को इस ऑनलाइन पठन पाठन के क्रम में इस व्याख्यान को, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चे सुने और समझें। बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में 9 नंबर का, कहीं कहीं 6 नंबर का रस, छंद और अलंकार प्रकरण से प्रश्न पूछा जाता है। रस, छंद और अलंकार, इसे काव्य शास्त्र भी कहते हैं। सबसे पहले हम रस पर आपको जानकारी देंगे। बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया रसात्मकम काव्यम। जहां रस है वही काव्य है। रस को काव्य की, बिना रस के काव्य का कोई अर्थ नहीं। अब प्रश्न ये है कि रस कहते किसे हैं? तो रस है जब किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को देखकर, सुनकर मन में जो अनुभूति होती है वही अनुभूति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस बन जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी गद्य या पद्य को, निबंध को, उपन्यास को, कहानी को, नाटक को पढ़ने से, सुनने से या देखने से मन में, हृदय में जो अनुभूति होती है उसी अनुभूति को हम रस कहते हैं। वही अनुभूति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस बन जाती है। तो सबसे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब ये रसों के पठन पाठन के क्रम में हमें अस्थाई भावों को भी जानना आवश्यक है। अस्थाई भाव क्या होते हैं? अस्थाई भाव जैसा नाम से ही स्पष्ट है, जो भाव हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में अस्थाई रूप से रहते हैं, प्राकृतिक है, वही अस्थाई भाव है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार के नाटक, उपन्यास में भाव सामने आते हैं, उसी के आधार पर वह अस्थायी रूप से हृदय या मस्तिष्क में रहने वाला भाव जग कर रस बन जाता है। अस्थायी भाव शास्त्र में, काव्य शास्त्र में 9 माने गए हैं। वात्सल्य को 10वां स्थायी भाव भी स्वीकार किया गया है। रति, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, निर्वेद इत्यादि अस्थाई भाव हैं। अब हमें यह देखना है कि विभाव किसे कहते हैं। विभाव है जिस व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के कारण अस्थाई भाव
उद्दीप्त होता है, जगता है, उसे विभाव कहते हैं। अब ये विभाव जो है, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर हम डर गए या हंस पड़े, तो जो व्यक्ति वस्तु को देखकर हम डरे वह भी विभाव है, और जो डरने वाला है वह भी विभाव का अंग है। इसीलिए आगे चलकर ये विभाव भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। सबसे पहले हम विभाव को दो भागों में बांटते हैं, एक आलम्बन, एक उद्दीपन। फिर आलम्बन विभाव जो है, आलम्बन विभाव का तात्पर्य है जिस व्यक्ति वस्तु का आश्रय लेकर रस अपने आप को प्रकट करता है, वह आलम्बन विभाव होता है। आलम्बन विभाव आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। आश्रय जिस व्यक्ति, वस्तु या किसी के शरीर में या जिस व्यक्ति या वस्तु का सहारा लेकर अस्थाई भाव अपने आप को प्रकट करता है, वो क्या होता है? वो आश्रय होता है। और जिस व्यक्ति वस्तु के कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है, उसे विषय कहते हैं। तो आश्रय और विषय रूप से आलम्बन विभाव दो प्रकार का हो गया। और उद्दीपन विभाव उसे कहते हैं जो अस्थाई भाव को उद्दीप्त करता है, बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभाव दो प्रकार का, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के दो विभाग, दो वर्ग, आश्रय और विषय, और फिर उद्दीपन, और फिर एक अनुभाव होता है। अनुभाव जो अस्थाई भाव के पीछे होता है। जैसे किसी सांप को देख करके हम डर गए, फिर हम चिल्लाने लगे, हम भागने लगे, हम कांपने लगे, तो ये अनुभाव होते हैं। और फिर होता है संचारी भाव। संचारी भाव 39 भी माने जाते हैं, कुछ संख्या कम ज्यादा भी काव्य शास्त्रों में स्वीकार की गई है। तो ये संचारी भाव जो मन मस्तिष्क में आते और जाते रहते हैं, उठते और बैठते रहते हैं, और इसीलिए इनका संचरण होता रहता है, इसलिए इनको हम संचारी भाव कहते हैं। तो बच्चों, यदि हम रस के प्रकरण में विभाव को, अनुभाव को, संचारी भाव को समझ जाएं, तो रस प्रकरण को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद तो हम एक एक रस को उठाएं, उसकी परिभाषा, उसके लक्षण और उसका उदाहरण समझते चलें, कुछ याद करते चलें, और रस अपने आप बहुत ही सरलता के साथ तैयार हो जाएगा। एक उदाहरण हम बहुत संक्षेप में आपको बड़ी सरलता से समझाएंगे। जैसे रति है, रति अस्थाई भाव है। तो रति नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाता है, तो यह श्रृंगार रस बन जाता है। अब ये तो हो गई परिभाषा। अब इसी प्रकार से हम इसका एक कोई उदाहरण याद कर लें, चाहे श्रद्धा मनु के प्रकरण से, चाहे हम फुलवारी राम और सीता की प्रथम मिलन, प्रथम दर्शन, जनकपुर की फुलवारी के प्रकरण में, राम को देखकर सीता के मन में, सीता को देखकर राम के मन में जो प्रेम का भाव, रति का भाव आया, वही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का साथ पाकर रस बन गया। अब यह जो श्रृंगार रस है, इसके दो रूप बताए गए हैं। एक संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा विप्रलंब श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका एक दूसरे के साथ हैं, आमने सामने हैं,
तो उस समय उनके बीच में जो प्रेम का भाव, जो रति का भाव होगा, वो संयोग श्रृंगार का उदाहरण होगा। यदि वो एक दूसरे से अलग है, जैसे राम और सीता का जनकपुर की फुलवारी में एक दूसरे का दीदार करना, दर्शन करना, ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और जैसे वनवास के समय दंडकारण्य में सीता हरण के बाद राम का सीता के वियोग में और सीता का राम के वियोग में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव बनाए रखना दिल में, हृदय में, यह विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण है। इसी प्रकार से आगे हम वीर रस, विभत्स रस, शोक रस, इसी प्रकार से अन्य 9 रसों का क्रमशः अध्ययन करते चलें तो निश्चित ही रस प्रकरण हम बहुत आसानी से इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस छुट्टियों के पीरियड में घर बैठे तैयार कर सकते हैं। यदि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की शंका हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो हमारे फ़ोन नंबर से भी फ़ोन करके इस पर अपनी समस्या प्रकट कर सकते हैं और उसका समाधान किया जाएगा। आज हम यहीं तक रसों के क्रम में अपनी बात रखते हैं। शेष अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।